तो ये है पार्ट थ्री ऑफ व्हाट, पार्ट थ्री ऑफ GS1 टेस्ट नंबर 3, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 है द्रविडियन आर्किटेक्चर इनिशिएटेड बाय द पल्लवास हैज एक्वायर्ड इट्स क्लासिकल फॉर्म एंड फीचर्स अंडर चोलास। कमेंट के तो हमको बात करनी है अबाउट द द्रविडियन आर्किटेक्चर, जिसको इनिशिएट किया था पल्लवास ने, एंड इसके जो क्लासिकल फॉर्म्स थे, है ना, एंड फीचर्स थे, वो चोलास के समय इसने एक्वायर्ड किया, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई? मेस्किंग ब्रीफ में बताएंगे इवोल्यूशन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर, एवोल्यूशन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। उसके बाद बॉडी में क्या बताना है अपने को? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स, एक डायग्राम बनाएंगे भाई द्रविडियन आर्किटेक्चर का। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू एलिमेंट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पल्लवास इन द्रविडियन आर्किटेक्चर। एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय पल्लवास विथ एग्जांपल्स। उसके बाद कैसी एलिमेंट्स जो थे दे हैड अटेन्ड देयर क्लासिकल फॉर्म्स अंडर चोलास, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ दिस एलिमेंट्स attained their classical form and features under चोलास, इसको भी एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे ब्रीफली कंक्लूड कर देंगे भाई बाय मेंशनिंग दैट कि ये एक्सटेंशन था भाई, जो इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर है कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ पल्लवा। तो स्टार्ट किए थे पल्लवा ने। सो द्रविडियन आर्किटेक्चर इज द एक्सटेंशन ऑफ पल्लवा, जो कि स्टार्ट किए थे। सो इस प्रकार से हमको इसको लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवा था। ये हमको बताना है क्या? हमको इवोल्यूशन बताना है पल्लवा आर्किटेक्चर का। ठीक है, सो जो टेम्पल आर्किटेक्चर था पल्लवा एरा में, है ना, स्टैंड्स यूनिक ड्यू टू इट्स क्लियर ट्रांजिशन। ये यूनिक था पल्लवा एरा में बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिला फ्रॉम रॉक कट टू फ्री स्टैंडिंग स्टाइल। पहले पत्थर को काट काट के मंदिर बनाते थे, अब उसको मंदिर बनाने लगे ऐसे ऐसे ऊपर पर डाल डाल के, तो फ्री स्टैंडिंग हो गया। इट इज कॉल्ड एज फ्री स्टैंडिंग। पहले ये रॉक कट था, है ना, रॉक कट से कैसे हो गया भाई? फ्री स्टैंडिंग देखने को मिला कहाँ पे? पल्लवा एरा में, है ना। सो एंड ये स्ट्रक्चर को क्या बोला भाई? द्रविडियन आर्किटेक्चर बोला। तो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दी temple architecture of the Pallava era stands unique due to its clear transition from rock cut style to free standing style। अगर हम बात करें द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में से पहले क्या होता है? गोपुरम होता है भाई। ठीक है, एक गोपुरम होगा, एक मंडपा होता है। ठीक है, हमारे पास एक गर्भगृह होगा, इसके ऊपर हमारे पास
शिखराज होते हैं स्टेयरकेस की फॉर्म में। ओके, एंड ये वाला जो है इस वाला गर्भगृह। सो दिस इज गोपुरम, दिस इज मंडपा, दिस इज गर्भगृह, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज विमाना, एंड ये क्या है भाई, दिस इज शिखरा। These are the features of Dravidian temple architecture. Features of Dravidian temple architecture. Okay. उसके बाद हम बात करेंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर इनिशिएटेड बाय द पल्लवास। क्या क्या इसमें चेंजेस लाए इन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे, या फिर क्या क्या चीज डाली गई इनको द्वारा बात करेंगे। द्रविडियन आर्किटेक्चर initiated by पल्लवास। ठीक है, उसमें हमारे पास द्रविडियन आर्किटेक्चर से पहले तो जो मंडपास थे, है ना, जो पल्लवास ने क्या किया, जो मंडपास थे मतलब मोनोलिथ जो रथ एंड मंडपास वे इंट्रोड्यूस बाय पल्लवास में। पल्लवास में कौन, नरसिम्हवर्मन वन, ओके, जिसमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स रखते थे उसकी दीवारों में, है ना। जैसे कि अगर हम धर्मराज रथा की बात करें, है ना, एंड महिषासुरमर्दिनी मंडपा, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। मोनोलिथिक रथा एंड Mandapa were introduced by the Narasimhavarma one, which monolithic Ratha and Mandapa by Narasimhavarma one, which contain beautiful धर्म राजा रथ के तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, ये मंडपास हो गए। और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मतलब जो बनाने वाले टेम्पल्स, है ना, बिकॉज पहले के जो होते थे रॉक कट टेम्पल्स होते थे, बट ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया पल्लवा साउथ इंडिया में। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेम्पल सच एस, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो शोर टेम्पल हो गया, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, ओके। और एग्जाम्पल्स दें तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है एट कांचीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने।
जो विमानस थे वो इंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें विमानस की, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया इसका भाई। एग्जाम्पल में जो विमाना है ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। विमाना इंट्रोड्यूस किया। जो रिलीफ फीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पे आए। जैसे कि डिसेंट ऑफ गंगा दिखाया गया है इन मामलापुरम, है ना। रिलीफ फीचर मतलब जो वॉल्स पे पिलर्स पे जो डिजाइन्स बनाए गए हैं उनको, है ना, बहुत ज़्यादा से इम्पोर्टेंस दिया गया। जैसे कि जो डिसेंट ऑफ दी गंगा को शो किया गया है इन मामलापुरम। रिलीफ फीचर इंट्रोड्यूस किया। गोपुरम जो थे, है ना, वो बड़े बड़े टावर्स, एंट्रेंस टावर्स बनाए भाई हिंदू टेम्पल के फ्रंट में। किसने भाई सबसे पहले बात किसने इंट्रोड्यूस किया था? पल्लवास ने इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम्पल के तौर पे जो शो टेम्पल है ना, हैज़ अ मॉडेस्ट, बहुत बड़ा सा गोपुरम है। उसके बाद हम ये बात करेंगे बॉडी में। पहले तो हमने बात की कि क्या क्या इंट्रोड्यूस किया पल्लवास ने। उसके बाद हमको बताना है कि कैसे फीचर्स जो थे ये क्लासिकल फॉर्म एक्वायर्ड किया इन्होंने ड्यूरिंग दी चोलास और अंडर दी चोलास। हाउ these features acquired classical forms under the cholas। पहले तो जो बात करेंगे मंडपास की, कि मंडपास ने क्लासिकल फॉर्म कैसे एक्वायर्ड किया, है ना। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है फीचर स्पेशलाइज्ड मंडपा लाइक नंदी मंडपा, मुख मंडपा, अलग अलग प्रकार के मंडपा देखने को मिले जहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स हैं एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है जो कि पल्लवा टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलता। दी बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि किसके समय बना था? चोलास के समय बना था। ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल फीचर्स स्पेशलाइज्ड मंडपास लाइक नंदी मंडपम, मुख मंडपम, ओके। सो मंडपास बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो गए। एंड विमानस की बात करें तो जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावर में उसका टॉलेस्ट विमानस है भाई, टॉलेस्ट विमाना है, दैट इज अराउंड 66 मीटर। ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर, so some of the world largest vimanas। sorry, tallest, world's tallest विमानस। और क्या है भाई, मंडपास की बात कर ली,
शिखरास की बात कर ली, अब विमानस की बात कर ली, सॉरी विमाना ये होता है भाई, विमाना हमने देखा ना, ये विमाना है, बहुत ऊंचा है विद्रेश्वर टेम्पल में, वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, दैट इज 66 मीटर ऊंचा है। अगर हम बात करें गोपुरम की, तो लाइक दी मोडेस्ट गोपुरम ऑफ पल्लवा टेम्पल, छोटे छोटे गोपुरम्स थे। चोला टेम्पल बूस्ट इंटीग्रेटली अडॉर्न्ड गोपुरम, बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी गोपुरम देखने को मिले, है ना। अनलाइक दी छोटे मोटे मॉडेस्ट गोपुरम ऑफ दी पल्लवास temples, Cholas has elaborate multi-story gopuram such as the Brideshwara temple. Okay. ऐसे लिखते हैं यार, सब एलाबोरेट लिखने का पॉइंट नहीं चाहिए, जीएस में ना शॉर्ट शॉर्ट लिखा करो यार, बराबर लिखने में कुछ फायदा नहीं है ना। मल्टी स्टोरी गोपुरम्स ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल। रिलीफ वर्क की बात करें, जो डिजाइंस थे, जो स्कल्पचर्स थे, उसकी बात करें, तो जो ऐरावतेश्वरा टेम्पल है, इट एग्जिबिट एक्विस्टिक रिलीफ वर्क अलोंग द बेस, जो बेस है ना, जो जमीन है उसके अंदर, बिकॉज डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ 63 शिव भक्ति सेंट्स नोन एज नैनार्स, है ना। द ऐरावतेश्वरा टेम्पल depicts ऐरावतेश्वर टेम्पल डिपिक्ट्स, है ना, द स्टोरीज ऑफ 63 शिवा सेंट्स, शिवा सेंट्स, that is Nainars along the base। रिलीफ वर्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, टेम्पल टैंक्स भी देखने को मिले जो कि जनरली absent थे भाई, है ना। मतलब जो चोला थे, दे एक्सटेंडेड टेम्पल एंड स्टार्टेड बिल्डिंग टैंक्स एंड गेटवे विद कोर फीचर्स रिमेनिंग सिमिलर टू पल्लवास, ठीक है। टेम्पल जो थे, है ना, उनमें टंकी देखने को मिली, पल्लवास के अंदर एब्सेंट थे, फिर थे छोटे छोटे थे, यहाँ पे टेम्पल टैंक्स इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो टेम्पल टैंक है गोंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल के अंदर, टेम्पल टैंक इन गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो इवोल्यूशन हमको देखने को मिला ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पल्लवा आर्ट। जो पल्लवा आर्ट था उसका एक्सटेंशन के फॉर्म में हमारे पास जो चोला के समय जो द्रविडियन आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा निखर के आया। के द इवोल्यूशन ऑफ, स्टार्ट तो किया था किसने, पल्लवास ने, लेकिन जो बहुत जो क्लासिकल फॉर्म्स थे वो आए थे ड्यूरिंग दी चोला। सो द इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल, द इवोल्यूशन तभी हो पाया जब इसको स्टार्ट किसने किया, पल्लवास ने। द इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज एन
extension of Pallava art. Okay, so this is the question क्या था भाई? Dravidian architecture initiated by the Pallavas has acquired its classical form and features under Cholas. तो हमने बात की पहले द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, गोपुरम, मंडपा होता है, विमाना होता है, शिखरा होता है, गर्भगृह होता है, उसके बारे में बात किया। फिर हमने देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें इनिशिएट की पल्लवास ने, मंडपा लाए, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे, मतलब रॉक कट से कहाँ पे चले गए भाई, रॉक कट से जो बनाए हुए टेम्पल तक है ना, स्टैंड बाय टेम्पल्स की तरफ गए, विमानस बनाए, रिलीफ फीचर्स थे, मतलब जो डिजाइन्स थे दीवालों पे, गोपुरम। उसके बाद लेकिन जो चोला के समय अपना अच्छे मेजेस्टिक स्टाइल, मतलब मंडपास थे तो अलग अलग प्रकार के मंडपास देखने को मिला बृहदेश्वरा टेम्पल के अंदर, है ना। सो ये एक्वायर्ड किया ना जो क्लासिकल फॉर्म था। विमानस जो थे विश्व भी है, बृहदेश्वरा टेम्पल का विमाना जो है बहुत बड़ा है भाई, टॉलेस्ट विमाना है वर्ल्ड का। ओके, गोपुरम में देखा भाई मल्टी स्टोरी गोपुरम देखने को मिला बृहदेश्वरा टेम्पल के अंदर। सो रिलीफ फीचर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। एग्जांपल्स देते हुए हमने कंक्लूड किया भाई बाय मेंशनिंग दैट दीज आर द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है वो क्या है भाई, एक्सटेंशन ऑफ पल्लवा आर्ट है। ये जो क्वेश्चन था वो आर्ट एंड कल्चर से था। एक हमने एक 10 मार्क वाला जो था वो आर्ट एंड कल्चर किया था, ये 15 मार्क वाला है जो हमने आर्ट एंड कल्चर से किया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th and 20th century India has used a multitude of methods for social evoking yet were dealt with limited success only. Explain. हमको यहाँ बात करने की जो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी में बहुत सारे तरीके अपनाए, फिर भी उनको उतना सक्सेस नहीं मिल पाया, बहुत कम सक्सेस ही मिला। इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस बाय गिविंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज 19th and 20th century सोशल रिफॉर्म। 19th and 20th century सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे किसके बारे में, बॉडी में हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड दैट इज यूज्ड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, तो डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे यूज्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स, प्लस उसके एग्जांपल्स देंगे। और हम बात करेंगे कैसे शो करेंगे कि कैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैड ओनली लिमिटेड सक्सेस। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इसके लिमिटेड सक्सेस क्यों है। एंड हम मेन रीजंस के बारे में बताएंगे, है ना, जिसकी वजह से लिमिटेड सक्सेस रहा उनको और सक्सेस क्यों नहीं मिल पाया। सो मेन रीजंस फॉर लिमिटेड सक्सेस। उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, बाय मेंशनिंग दैट ये 19th and 20th सेंचुरी जो रिफॉर्म्स थे ये डाइवर्स मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया था बट लिमिटेड, है ना, ड्यू टू एनरिच्ड और एंट्रेंच सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बारे में हम यहाँ पे उसको बोल के कंक्लूड कर देंगे। सो वी कैन कंक्लूड सुटेबली। सो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे बोला ना भाई, 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स हम बताएंगे। सो द 19th सेंचुरी इंडिया जो था, इट हैड विटनेस अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स undertaken in various parts, and this movement were oriented toward restructuring of Indian society along the modern lines। ऐसे लिखते हैं the 19th and 20th century India has witnessed a series of reform movements oriented toward restructuring of Indian society along
मॉडर्न लाइन्स। हम बात करेंगे जो जो डिफरेंट डिफरेंट मैथड जो कि इस्तेमाल करते थे सोशल रिफॉर्मर्स उसके बारे में। सो डिफरेंट मैथड यूज्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स। तो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड ये यूज़ करते थे? पहला तो ये रिफॉर्म करते थे विद इन, है ना, ये फोकस करते थे रिफॉर्म फ्रॉम विद इन पे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे राजा राम मोहन रॉय जो थे, जिन्होंने फाउंड किया, जिन्होंने शुरुआत की ब्रह्मो समाज की, जो कि प्रमोट क्या करता था, मोनोथिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, मतलब अवेयरनेस फैलाते थे यार ये। ओके, राजा राम मोहन रॉय founded the Brahmo Samaj, which promoted a monotheistic interpretation of Hinduism. मतलब we should focus on worshipping one God. Monotheistic interpretation of Hinduism. और कौन कौन से मेथड थे? दैट इज रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन पे फोकस करते थे। रिफॉर्म्स लाएंगे कैसे? लेजिस्लेशन के थ्रू, नियम बना के। रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन, जैसे कि जो विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 का, जिसने विडो को रीमैरिज अलाउ किया, एंड सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 जिसने सती को एक तरह से बैन किया भाई। विडो मैरिज एक्ट ऑफ 1856 एंड दी सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। तो ये लेजिस्लेशन से इन्होंने चेंज लाने की कोशिश की, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, साइंटिफिक अप्रोच को ये अपनाते थे, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करते थे, जो सुपरस्टिशन, जो गलत गलत धारणाएं थी उसको ये चैलेंज करते थे। तो इनके पास एक साइंटिफिक अप्रोच था, साइंटिफिक अप्रोच वाला मेथड इस्तेमाल करते थे फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ओके, यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच का मतलब बिकॉज दे चैलेंज द सुपरस्टिशन एंड encouraged critical thinking। जैसे कि जो यंग बंगाल मूवमेंट था वो फोकस करता था इस पे। और कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए थे भाई? जो एजुकेशन को फोकस करते थे, और एजुकेशन से हम लाएंगे चेंज बोलते थे, जैसे कि ज्योति भाई फुले का एग्जांपल है, जिन्होंने स्टार्ट किया था सत्यशोधक समाज, है ना, जो कि मेनली फोकस करता था ऑन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर वुमेन एंड लोअर कास्ट। तो एजुकेशन पे फोकस किया भाई, एजुकेशन से इन्होंने चेंज लाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देंगे अबाउट दी ज्योतिबाई फुले और ज्योतिबा फुले, है ना, जिन्होंने सत्य शोधक समाज स्टार्ट किया था। सत्य शोधक समाज जो था ज्योतिबाई फुले का, इट हैज़ प्रमोटेड एजुकेशन
फॉर वुमेन एंड द लोअर कास्ट। एजुकेशन के साथ इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर है ना सोशल वर्क करके हम रिफॉर्म लाने की कोशिश करते। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन पे फोकस किया, और जो रामकृष्ण मिशन था इट प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द पुअर एंड द नीडी, है ना, जो जरूरतमंद लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी सेवा करके ये रिफॉर्म लाने की कोशिश किया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं भाई, जो 19th एंड 20th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया फॉर सोशल रेवोल्यूशन एक तरह से लाया। बट इसकी कुछ कुछ ऐसे चीज़ें थी जो कि जिसकी वजह से इसका सक्सेस उतना नहीं हो पाया। सो उसकी बात भी करेंगे कि इसका लिमिटेड सक्सेस क्यों रह पाया। सो ये सोशल वर्क के थ्रू रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते थे। जैसे कि एग्जांपल देंगे स्वामी विवेकानंद का। स्वामी 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 विवेकानंदास राम कृष्ण मिशन provided social services to the poor and needy. ओके है ना। इन्होंने बहुत सारे और भी तरीके इस्तेमाल किए, जैसे कि वेडिटेशन थ्रू स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे थे, है ना। मतलब राम मोहन रॉय ने इस्तेमाल किया उपनिषद को टू सपोर्ट द रिफॉर्मिस्ट आइडिया, कि उपनिषद के अंदर भी ये मेंशन्ड है। बट डिस्पाइट इतने सारे चीज़ें इसके लिमिटेड सक्सेस ही रहा, है ना। उतना ज़्यादा इशूज़, उतना जो आज भी हमारे पास देखने को मिलता है, जो इशूज़ हैं आज भी परसिस्ट करते हैं, है ना, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है भाई। स्टिल जो इसका लिमिटेड सक्सेस इस रह पाया बिकॉज स्टिल परसिस्टिंग आफ्टर द सोशल रिफॉर्म, है ना। कुछ इशूज़ हैं आज भी परसिस्ट करते हैं, जैसे कि कम्युनल वायलेंस आज भी होता है, कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, जेंडर इनक्वालिटी आज भी है, वुमेन साइड पे आज भी दिक्कतें हैं, वुमेन्स को उतना राइट्स नहीं मिल पाया। सो इतने चेंजेस लाने के बाद भी, इतने रिफॉर्म्स लाने के बाद भी आज भी यहाँ पे परसिस्ट करता है इशू। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई डिस्पाइट इतने सारे रिवॉल्यूशन हमारे पास आज भी लिमिटेड सक्सेस रहा है। तो लिमिटेड सक्सेस क्यों रहा है उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटेड सक्सेस किस फील्ड में रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो परसिस्टिंग इश्यूज इन दी सोसाइटी। कौन कौन से इश्यूज हैं भाई, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, आज भी हमको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रचलन है भाई। जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट आज भी हैम्पर्स होती है। सो ये चीज़ें हैं। एक्सेस टू एजुकेशन सब तरफ नहीं है भाई, है ना, लिमिटेड एक्सेस है इसका। हेल्थ केयर का लिमिटेड एक्सेस है, इसके वजह से आज भी हमारे पास जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसका हम बोलते हैं एक तरह से क्या है भाई, हमारे पास लिमिटेड सक्सेस रहा है। जैसे कि आज भी, क्योंकि हमारे पास कम्युनल वायलेंस आज भी देखने को मिलता है सोसाइटी में यार, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम्स भाई, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट, या फिर जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दिस, अगर नागालैंड का एग्जांपल दें, मणिपुर में क्या हो रहा है भाई। सो ये फिगर क्या बता रहा है, इट फिगर इज शोइंग दैट इशू स्टिल परसिस्ट आफ्टर सोशल रिफॉर्म्स। आफ्टर दी सोशल ओके नाउ हम बात करेंगे कैसे इसका रीजन, लिमिटेड सक्सेस का रीजन क्यों रहा, है ना। तो हमने बोला कि इशूज आज भी हैं भाई, और उसका इशूज आज भी इसलिए हैं बिकॉज उसका रीजन उसका लिमिटेड सक्सेस रहा है, ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स का। अब ये जो लिमिटेड सक्सेस है उसको क्यों रह पाया भाई, क्यों रहा, है ना, पूरी तरह से हेल्थ केयर एजुकेशन क्यों नहीं पहुंचा। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो द रीजंस फॉर द लिमिटेड सक्सेस ऑफ, लिमिटेड सक्सेस का रीजन क्या है, फेल टू रीच द मासेस, बिकॉज जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे वो मासेस तक नहीं पहुंच पाए। सो इट फेल्ड बिकॉज इट हैज लिमिटेड सक्सेस बिकॉज इज फेल टू रीच द मासेस, आम जनता की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया ये, ओके, है ना।
and it is generally limited toward the upper middle class and educated people. Social reform movement were largely limited to the urban middle class and educated people. Urban middle class and educated people. इसके कारण से लिमिटेड सक्सेस रह पाया इसका, और क्या कारण है भाई इसका उतना सक्सेस नहीं रह पाया, उतना तेजी से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म. ठीक है ना. जैसे कि हमारे पास जो शुद्धि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट है दैट इज कंडक्टेड बाय द आर्य समाज एंड द कम्युनल टेंडेंसीज ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, है ना. हमने बोला जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे इट इनडायरेक्टली एनकरेज कम्युनल थिंकिंग. जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे उसने क्या किया, एक तरह से उनके सेंटीमेंट का इफेक्ट किया. इट इनडायरेक्टली इट एनकरेज कम्युनल थिंकिंग. सम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट indirectly encouraged communal thinking, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे जो शुद्धि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट कनेक्टेड बाय आर्य समाज एंड द कम्युनल टेंडेंसीज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट बोल सकते हैं. जो कम्युनल टेंडेंसीज थी ऑफ दी, ऐसे लिखते हैं, दोनों लिख देते हैं भाई, अलीगढ़ और आर्य समाज दोनों का मूवमेंट लिखेंगे, दोनों के बारे में लिखेंगे. तो शुद्धि प्यूरिफिकेशन जो मूवमेंट था, शुद्धि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट बाय आर्य समाज and the communal tendencies of the अलीगढ़ मूवमेंट. इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, है ना, इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, हमारे पास जो कम्युनल टेंडेंसीज थे वो कम्युनल थिंकिंग से उसको बढ़ावा दिया, है ना. जो रैशनलिज्म था उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया. बिकॉज अगर हम वैलिडेट करते हैं स्क्रिप्चर्स अथॉरिटी को फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देन जो एस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज ओवर एम्फेसिस ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज द रैशनल. जैसे कि सती को आप बोलेंगे कि भाई वेदास के अंदर सती क्या मेंशन्ड है, मेंशन्ड है, मेंशन्ड है, ऐसा बोलेंगे. कुछ रिफॉर्म मूवमेंट ऐसा भी बोलते हैं. तो वो एक तरह से हमारे पास जो रैशनल थिंकिंग है उसको ये क्या कर रहा है भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है यार, है ना. बिकॉज हम स्क्रिप्चर्स जो हैं हमारे पुराने के बारे में हम ज़रा अथॉरिटी उनको वैलिडेट करते हैं, सो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करता है रैशनलिज्म को. इसके वजह से भी क्या हुआ, यहाँ पे उसका लिमिटेड सक्सेस रहा. एग्जाम्पल इज वैलिडेटिंग स्क्रिप्चरल अथॉरिटी फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म. एंड ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द इशूज़ लाइक जेंडर बेस्ड वायलेंस, डाउरी सिस्टम एंड जेंडर इनइक्वालिटी. आज भी उतने ज़्यादा सुलझाए हुए इशूज़ नहीं हैं, आज भी उतने ज़्यादा सुलझाए हुए नहीं हैं. इन चीज़ों को अगर जब तक हम सुलझाएंगे नहीं तो कैसे उनका सक्सेस हो पाएगा रिफॉर्म मूवमेंट का. बिकॉज ऑफ दी इशूज़ जो आज भी हैं, है ना. बिकॉज while इसको नहीं, वुमेन वाला नहीं लिखते हैं, वुमेन वाला तो लिख दिए गए हैं. हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आज भी हैं जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड सक्सेस एक प्रकार से रहा हमारे पास जो रिलीजियस मूवमेंट थे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उनका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. बिकॉज
डिस्पाइट द वर्क्स ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक दादा भाई नारोजी, है ना, जो इनकम डिस्पैरिटी था, पोवर्टी था, इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन था, इट रिमेन द सेम। डिस्पाइट द वर्क ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक दादा भाई नारोजी, इनकम डिस्पैरिटीज, पोवर्टी रिमेन द सेम। ओके, एजुकेशन भी एक तरह से यहाँ पे लिमिटेड रहा बिकॉज पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहा, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, है ना, इट हिंडर्स दी इम्पैक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे 4 पॉइंट कम कर सकते हैं बिकॉज अदर रीजन भी ठीक नहीं है, तो ये इकोनॉमिक इनक्वालिटी वाला रीजन हटा देते हैं और कंक्लूड करेंगे भाई मेंशनिंग। मैं बहुत सारा पॉइंट लिख दिया यार, बहुत सारा पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। 4-5 पॉइंट भी बहुत काफ़ी है, तो हमने 2-3 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं बात को रखने के लिए, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन दी 19th and 20th century, India used diverse method for social awakening, but success was limited due to entrenched social, cultural and इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज भी ये लिमिटेड रहा, सक्सेस वाज लिमिटेड। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। The social reformers of 19th and 20th century India has used a multitude of methods for social awakening yet were dealt with limited success। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंप्रोमाइज ऑफ रैशनैलिटी, कास्ट सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट ठीक से नहीं हो पाया, कम्युनलिज्म का इनडायरेक्टली राइज हुआ, एंड रीच टू दी मासेस उतने अच्छे से नहीं हो पाया, फेलियर रहा वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 क्या है, 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है भाई इवेलुएट द रोल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है अपने को, सॉरी, evaluate the role of post independence reorganization of state in bridging the gap in the developmental asymmetry between different regions of India। पोस्ट इंडिपेंडेंट रीऑर्गेनाइजेशन का जो रोल रहा है उसका हमको बात करना है कि कैसे ये जो डेवलपमेंटल एसिमेट्री है कैसे उसको ये भरा है, इसके बारे में हमको बताना है। दूसरी बात, also highlight how the formation of permanent state reorganization commission can help to further इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया है परमानेंट वाला, कैसे उसने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने में हमारा हेल्प किया है, इंडिया का हेल्प किया है, इसके बारे में हमको बताना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई, इवेलुएट द रोल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन ब्रिजिंग द गैप in developmental asymmetry between different regions of India. Also highlight how the formation of a permanent state reorganization commission can help to further India's socio-economic developmental goals. So जो हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन में, वो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, ब्रीफली एक्सप्लेनिंग, हम एक्सप्लेन करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट क्या है। उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे, जो पहले बात करेंगे जब पॉजिटिव रोल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इन ब्रिजिंग द डेवलपमेंटल एसिमेट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन
in bridging the gap, in bridging the developmental asymmetry। इसके बारे में सेकंड हमको बात करनी है अबाउट द नेगेटिव रूल्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस रिऑर्गेनाइजेशन का रहा है ना, जिससे इसने क्या किया भाई, इसने क्रिएट किया है एसिमेट्री बिटवीन व्हाट, बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। एंड तीसरा हम बात करेंगे हाउ द एस्टैब्लिशमेंट जो परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, कैन हेल्प इन अचीविंग इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसने इसने हेल्प किया है इन अचीविंग इंडिया सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को। इसके बाद कंक्लूड करेंगे सुटेबली, कंक्लूड कर देंगे भाई कुछ पॉजिटिव वे में। सो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्टेट हुआ था इन इंडिया, है ना, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस था जो कि चालू कब हुआ था भाई, इट हैज़ बिगिन विद द प्रपोजल ऑफ लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन जो कि फजल अली कमीशन ने बोला था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो रिऑर्गेनाइजेशन था, द पोस्ट इंडिपेंडेंस reorganization of state in India is an ongoing process that began with the proposal of linguistic reorganization by the Fazal Ali Commission in 1953. Fazal Ali Commission in 1953. Okay. नाउ दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस रिऑर्गेनाइजेशन था उसका किस मामले में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भाई, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दी मामला ऑफ इन दी रिऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिजिंग डेवलपमेंटल एसिमेट्री। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ post positive impact in bridging developmental asymmetry। पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ब्रिजिंग डेवलपमेंटल एसिमेट्री। पहला तो ये है कि जो अपने पास जो पोस्ट इंडिपेंडेंट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इट ब्रिंग्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बिकॉज रीजन को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी लाया उसने। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे जो क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, it facilitated what better governance and more effective delivery of service। Creation of smaller states like Chhattisgarh,
झारखंड एंड उत्तराखंड facilitate better governance and more effective delivery of service. Facilitate better governance and more effective delivery of सर्विस। ओके, सी रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाता है एंड ऑल्सो रीजनल डेवलपमेंट करता है भाई, बिकॉज जो प्रीवियसली नेग्लेक्टेड रीजन्स थे उन पे फोकस हो रहा है आफ्टर दी पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, सो इट लीड्स टू रीजनल डेवलपमेंट। ओके, है ना, it help to focus on the development of previously neglected regions। एग्जाम्पल के तौर पे जो आंध्र प्रदेश था उस पर ध्यान ज़्यादा दिया नहीं, मतलब तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश एक था तेलंगाना वाले रीजन में ध्यान नहीं दिया जाता था। सो बाइफर्केशन ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट। एंड ऑल्सो ये प्रिजर्व करता है द कल्चर ऑफ दैट रीजन, सो इट हेल्प्स इन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा है भाई, इट हेल्प्स इन कल्चरल प्रिजर्वेशन, है ना। स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल जब हमने क्रिएट किया मिजोरम, नागालैंड एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो कल्चर्स थे उसको प्रिजर्व किया। क्रिएशन ऑफ मिजोरम, नागालैंड एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और क्या भाई, वहाँ पे उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो था एंड रिसोर्स एलोकेशन जो था उसको बढ़ाया है भाई एक तरीके से इसने। ओके ओके, ऐसे लिखते हैं, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन एंड allowing better resource allocation। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन का। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं भाई। नेगेटिव इम्पैक्ट पहले तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गया भाई। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कैसे आया, बिकॉज इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन और जो न्यूली फॉर्म स्टेट्स थे, है ना, जैसे कि बिहार एंड झारखंड फेस चैलेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेयर टू देयर पेरेंट स्टेट उत्तर प्रदेश। पहले बिहार जो था वो उत्तर प्रदेश से बना है, सो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया बिहार में एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। So states like Bihar and Jharkhand face challenges in
इकोनॉमिक डेवलपमेंट compared to their parent state उत्तर प्रदेश। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गया भाई, आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट होने लगा बिटवीन द स्टेट्स। ओके, तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वजह से चैलेंजेस एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक टेंशन देखने को मिले। जैसे कि जब बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश का, तो बहुत ज़्यादा उसने प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस हुआ यार, कि हमारी आइडेंटिटी है तेलुगु, हम हैं। सो ये बाइफर्केशन से बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। एग्जांपल दिए हमने, बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश led to protest and agitations। इसके बाद फाइनेंशियल बर्डन भी एक तरह से आया भाई, बिकॉज इसका रिसोर्स नहीं है, वो कैसे चलाएगा देश, वो स्टेट को जो बाइफर्केट होकर बने हैं, है ना। बिकॉज न्यू स्टेट्स प्लेस अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज डाइवर्टिंग रिसोर्स फ्रॉम अदर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, है ना। फाइनेंशियल बर्डन ऑन बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज तरीके से रिसोर्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा फॉर, है ना, अदर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक, बिकॉज स्टेट के डिवीजन से क्या होता है ना, बॉर्डर में पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कल्चरल इंटीग्रेशन का, है ना। जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है उसके वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब है हमारे पास। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, इट हेल्प्स इंडिया अचीविंग दी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल्स थे, क्या उसने अफेक्ट किया है, क्या उसने हेल्प किया है हमको। हेल्प बाई परमानेंट स्टेट reorganization, help by permanent state organization commission। पहले तो it help in addressing the regional imbalance, okay, addressing regional imbalance, because रेगुलर असेसमेंट होता है भाई जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का एंड रिगार्डिंग द टारगेटेड पॉलिसीज। सो एक तरह से वो हेल्प किया है बाय रेगुलरली असेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया गया बाय मेकिंग द परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला बाय क्रिएशन ऑफ व्हाट परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ओके। तो बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन हुआ। फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और क्या क्या हेल्प मिला भाई, जो रेजोल्यूशन थे कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको रिजॉल्व हुआ भाई। कैसे रिजॉल्व हुए थे, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू इम्पार्शियल असेसमेंट, डायलॉग्स एंड इट ऑल्सो रिकमेंड जो परमानेंट
स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन इट ऑल्सो रिकमेंड द सॉल्यूशंस। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है परमानेंट स्टेट, है ना, स्टेट परमानेंट स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का। conflict resolution through impartial assessments, dialogue and recommending solutions। ओके और इससे एक तरह से ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हुआ है और रिसोर्स एलोकेशन हुआ है। एंड देन लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो पोस्ट इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन था इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज बिटवीन द रीजन, येट कुछ सिग्निफिकेंट नीड हमको चाहिए टू एड्रेस द एमर्जिंग इशूज। पोस्ट इंडिपेंडेंस reorganization has played a crucial role in mitigating disparities between region, है ना। yet ऐसे लिखते हैं yet there remains a significant need to address the merging issues। okay, crucial role need to address the emerging issues। ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या था, इवेल्युएट द रोल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन ब्रिजिंग द गैप इन डेवलपमेंटल एसिमेट्री बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रीजन। तो इसका जो रोल था कुछ पॉजिटिव रोल भी रहा है, कुछ नेगेटिव रोल भी रहा है। एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन हैज़ और कैन हेल्प इन फर्दर इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अपने पास स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना परमानेंटली, उसने क्या किया भाई, जो रीजनल इम्बैलेंस उसको एड्रेस किया, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था उसको स्ट्रेंथन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी किया, बिकॉज कुछ रीजन्स में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थे। कैसे रिजोल्व किया कॉन्फ्लिक्ट को, बाय इम्पार्शियल असेसमेंट, बाय डायलॉग्स एंड ऑल्सो इसने कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए। एंड इस प्रकार से हमने इसको आंसर को लिखा है भाई। तो ये क्वेश्चन था पोस्ट इंडिपेंडेंस से, जो कि आज के ज़माने में कॉमन है भाई। क्वेश्चन आ सकते तो जल्दी से कम एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century experienced a irresistible momentum in decolonization, leaving behind only scattered vestiges of European territories. In light of the above statement, list the reason behind rapid decolonization, है ना, in this period. Also examine the challenges associated with the shedding the legacies of colonialism in the post-colonial era। ओके सो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है भाई। ऐसे भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसी के हिसाब से हमको रेडी किया जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा। तो यहाँ पे हमको क्या बात करनी है, हमको बात करनी है कि जो रैपिड डिकोलाइजेशन हुआ था उसका कारण क्या है और उसमें चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है उसका हमको बताना है। ओके फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century एक्सपीरियंस एन इररेसिस्टिबल मोमेंटम इन डीकोलोनाइजेशन, leaving behind only scattered vestiges of European territories. In light of the above statement, list the reasons behind rapid decolonization in this period. Also examine the challenges associated with the shedding the legacies of colonialism in past colonial era. तो जो हमारा अप्रोच होगा
इसके बारे में बात करें तो अप्रोच में हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अबाउट डीकोलोनाइजेशन, जो टर्म है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, डीकोलोनाइजेशन। बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट, है ना, जो पॉइंट है कि सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हैज़ टू मैनी डीकोलोनाइजेशन, उसके बारे में हम बताएंगे। जो इसका पॉइंट है उसको हमको क्या बताना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये जो टर्म है ना यहाँ से यहाँ तक टू मैनी डीकोलोनाइजेशन है, उसके बारे में हमको बताना है। ये टर्म जो है सेकेंड हाफ टू मैनी डीकोलोनाइजेशन, इसको फैक्ट्स के साथ बताने हैं भाई। उसके बाद और क्या करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट रीज़न बताएंगे बिहाइंड ए रैपिड डीकोलोनाइजेशन इन दिस पीरियड। इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड रैपिड डीकोलोनाइजेशन। उसके बाद हम चैलेंजेस एसोसिएट के बारे में भी बताएंगे, जो यहाँ पे हैं अपने को देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस एसोसिएटेड। लास्ट में कंक्लूड करेंगे सुटेबली। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो डीकोलोनाइजेशन रिफर्स टू व्हाट, डीकोलोनाइजेशन refers to the process by which colonized nations gain independence. It gain independence and establish self-governance. Self-governance free from the control and influence of the colonizing power, ऐसा बोल सकते हैं। सो ये हो गया डीकोलोनाइजेशन का मतलब, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन 20th सेंचुरी में जो हुआ था, है ना, के रीजंस क्या थे उसके बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस एसोसिएटेड के बारे में बात करेंगे। ओके, इससे पहले तो एक डाटा से हम यहाँ पे बताते हैं कि डीकोलोनाइजेशन जो 20th सेंचुरी में हुआ था, दैट इज अराउंड, ऐसे बोलेंगे, द पीरियड बिटवीन 1945 एंड 1990, more than around 50 Asian countries Asian and African countries they achieve autonomy or outright independence from, they achieved autonomy from their European and colonial rulers, from their European colonial rulers, European ओके। एक छोटा सा मैप बना के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कोलोनिज्म बहुत ज़्यादा था भाई उस समय। तो सपोज यहाँ पे अगर हम एक मैप बनाएं, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉलोनियल टेरिटरीज थी हमारे पास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनियलिज्म देखने को मिला था।
पूरा अफ्रीका मेनली कॉलोनियल पावर्स के द्वारा घिरा हुआ था। ये अमेरिकाज हो गए, अलास्का हो गया, ओके, इधर इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया। सो दिस इज कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग 1945, ये वाला रीजन हो गया। colonialism during 1945, okay. जब रीजंस की बात करें तो रीजंस बिहाइंड दी रैपिड डीकोलोनाइजेशन जो 20th सेंचुरी में हुआ, उसका कारण क्या था भाई? रीजन फॉर रैपिड डीकोलोनाइजेशन इन दी 20th सेंचुरी, जो रीजन्स रहे हैं रैपिड डिकोनाइजेशन के, पहला तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट रहा है भाई, ओके। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, ओके। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कैसे? बिकॉज जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन राइट्स है, एंटी इंपीरियलिज्म, ये जो शिफ्ट आए थे एंड दे चैलेंज द कॉलोनियल रूल, ओके। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इंक्लूडिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी imperialism, it challenged colonial rule. और कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? जो इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड वॉर का, वो भी एक तरह से हमारे पास एक रीज़न रहा है फॉर द डीकोलोनाइजेशन, बिकॉज जो कॉलोनियल पावर था उनको इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली, है ना, वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, वीकेंड कर दिया था एंड इनके जो हिपोक्रेसी थी उसको एक्सपोज किया था। वर्ल्ड वॉर्स वीकेंड colonial power economically and militarily and exposed their hypocrisy। और भाई इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जो थे, है ना, वो भी एक तरह से हमारे पास डिकोलोनाइजेशन कारण बने, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग कॉलोनीज था, वो दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होता जा रहा था। सो इसीलिए एक तरह से डिकोलोनाइजेशन होने लगा। The cost of maintaining colonies became too high and less attractive after World War II।
और भी कारण थे जैसे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन like United Nation और क्या क्या रीजंस थे भाई? जो शिफ्टिंग इंटरनेशनल पावर डायनेमिक्स था, दैट इज इमर्जेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, जो सुपर पावर की फॉर्म में इमर्ज हो रहे थे, है ना। क्योंकि जो यूरोपियन थे उनका पावर कम होने लगा, है ना, प्रेशर कम, मतलब प्रेशर बढ़ने लगा उन पे। शो इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द डिकोनाइजेशन, शिफ्टिंग इंटरनेशनल पावर डायनेमिक्स क्यों हो रहा था भाई शिफ्ट? बिकॉज ऑफ द emergence of United States and the Soviet Union as superpower. It pressurized whom? It pressured the European powers. So ये हमारे पास क्या रह गया? ये रीजंस हैं, है ना, फॉर द रैपिड डिकोलोनाइजेशन 20th सेंचुरी। भाई देखो ये सब पॉइंट याद नहीं आ गए, हम पॉइंट ज़्यादा किस लिखते हैं कि हमको थोड़ा सा याद आ गया। 4 पॉइंट से 40 का लिख देंगे। उसके बाद हमसे ये पूछा गया चैलेंजेस क्या क्या फेस किए गए बाय द पोस्ट कॉलोनियल नेशंस आफ्टर द सेडिंग, आफ्टर द कॉलोनलिज्म। उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े भाई। चैलेंजेस फेस्ड बाय पोस्ट कॉलोनियल नेशंस, जैसे कि पहले तो बात तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला। हमारे नेबरिंग नेशन जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पे भी देख लो भाई 7 साल में 7 बार लगभग चेंज हो गया सरकार। सो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली बिकॉज ऑफ द वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लैक ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ड्यू टू वीक governance structures, a lack of democratic institution, एंड जो इंटरनल पावर स्ट्रगल था ना उसकी वजह से आपस में ही जुड़ गए। इसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिला भाई? चैलेंजेस एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी था बिकॉज जो पोस्ट कॉलोनियल नेशन थे दे रिमेन्ड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर फॉर्मर कॉलोनाइजर्स। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ओके, ऑन पोस्ट कॉलोनियल नेशन ऑन फॉर्मर कॉलोनाइजर्स। on their former colonizers, जिससे क्या हुआ भाई? जिससे जो उनका इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल पावर्स था उसको फेवर करना पड़ा विथ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर दैट फेवर द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल पावर, दैट फेवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल पावर। सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड कल्चरल फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिला भाई हमको, है ना। किसके बाद? पोस्ट जो नेशंस जो डिकोलोनाइज्ड हुए उसके बाद वहाँ पे सोशल एंड कल्चरल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला, जिससे आपस में कन्फ्लिक्ट भी हुए भाई,
है ना, तो ये छोड़ के गए, देश को तोड़ के गए भाई, है ना। सो सोशल एंड कल्चरल फ्रेगमेंटेशन that leads to conflict and challenges in building cohesive and inclusive society. Okay, that lead to conflicts in societies. Fragmentation that lead to conflict in societies. और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस था, है ना, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से हमारे पास, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उतना अच्छा नहीं था भाई, जुडिशियल सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, एंड डीकोलोनियलिज्म जो था इट ऑल्सो रिजल्ट इन कंटिन्यूड, बिकॉज डीकोलोनियलिज्म में क्या होता है, सॉरी डीकोलोनियलिज्म नहीं, न्यू कोलोनियलिज्म, बिकॉज क्या होता है, जो आज़ाद हुआ है, जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे वो भी आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डोमिनेंस, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड अनइक्वल ट्रेड रिलेशंस। यार इंस्टीट्यूशनल वीकनेस एक चैलेंज रहा है, एंड जो न्यू कोलोनियलिज्म एक चीज़ें हैं, न्यू कोलोनियलिज्म मतलब क्या है भाई, मतलब न्यू कोलोनियलिज्म थ्रू इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये भी एक तरह से हमारे पास चैलेंज रहा है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो डीकोलोनाइजेशन हुआ है 20th सेंचुरी के अंदर was a major milestone in the struggle for self determination, but the challenges हैं, है ना, continues to shape the trajectories of newly independent nation. Decolonization in the 20th century was a major milestone in the struggle for self-determination, but the challenges continues to shape the trajectories of newly independent nations. ओके, ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एक्सपीरियंस इररेसिस्टिबल मोमेंटम, दैट इज फ्रॉम 1945 टू हम 1990 तक की बात कर रहे हैं, है ना। इट experience an irresistible momentum in decolonization, leaving behind only shattered vestiges of European territories. In light of the above statement, list the reason behind rapid decolonization in this period. Also examine challenges associated with shedding the legacies of colonialism in the past colonial era. तो दो क्वेश्चंस हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस के थे भाई, 13 नंबर का एंड 14 नंबर का। ये दोनों कहाँ के थे भाई, पोस्ट इंडिपेंडेंस के दो क्वेश्चन थे, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और एक था कोलोनियलिज्म डीकोलोनाइजेशन के ऊपर। क्या ये दोनों हमारे पास टॉपिक के अंदर मेंशन्ड है भाई, क्या हमारे सिलेबस में दोनों मेंशन्ड है? बिल्कुल मेंशन है यार। अगर हम देखें, है ना, जीएस पेपर 1 में हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें, ठीक है ना, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीएस पेपर 1 का पार्ट है,
एनजीएस पेपर 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। देखो रीऑर्गेनाइजेशन अलग से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो रीऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन तो पक्का है भाई, अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा रीऑर्गेनाइजेशन से। एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पूछा है, जिसमें हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस से मत मानना, एक तरह से ये हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है यार। ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इसके बाद वाला जो डीकोनाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे 4-5 टॉपिक्स जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशनड है भाई, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेंशनड है, वर्ल्ड वॉर मेंशनड है, रिड्यूअल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज है, तो डीकोनाइजेशन है, कोनाइजेशन है, जिसमें डीकोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। डीकोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फिलोसफीज का एक टर्म है, जिसे बात करना है अपने कम्युनलिज्म की, कैपिटलिज्म की, है ना, सोशलिज्म की। तो हमेशा सिलेबस जो है मेंस का हमेशा अपने सामने रखो, जो भी मेंस का क्वेश्चन बनाओ तो उसको देखो कि भाई वो मेंस के सिलेबस में कहाँ पे फिट हो रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है अबाउट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेंडिंग अल नीनो ऑन मानसून। हमको बात करनी है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन मानसून एंड इट्स एसोसिएटेड वेदर पैटर्न। ऑल्सो हाउ डज इंडियन ओशन डाइपोल काउंटर बैलेंस द एफर्ट्स ऑफ एल नीनो। कैसे इंडियन ओशन डाइपोल जो है इट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। सो अप्रोच की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे बाई मेंशनिंग अबाउट एल नीनो एंड मानसून विद रिसेंट इवेंट्स। एल नीनो एंड मानसून विथ सम रिसेंट इवेंट्स। बॉडी में किसकी बात करेंगे हम बॉडी में बात करेंगे फर्स्ट द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन मानसून, इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन मानसून। सेकेंड हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। थर्ड हम बात करेंगे कि कैसे जो इंडियन ओशन डाइपोल है कैसे ये काउंटर बैलेंस करता है एल नीनो के इफेक्ट को। उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे सूटेबली, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, या फिर हम पूरा सम अप करेंगे यार। ओके, सो एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर। कहाँ पे एबनॉर्मल वार्मिंग होती है भाई? जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे ज़्यादा ही क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। नॉर्मली तो वेस्टर्न पैसिफिक गर्म होता है, बट जब ईस्टर्न पैसिफिक मतलब जो पेरू और चिली वाला जो कोस्ट है उसको ईस्टर्न पैसिफिक बोलते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तो हमारे पास फीचर, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न characterized by the abnormal warming of surface waters in the eastern equatorial Pacific Ocean। ओके, एंड ये जनरली हर 3 से 7 साल में रिपीट होता है, जिसमें वार्म वाटर जो होता है वो बिल्ड अप होता है इन दी ट्रॉपिकल पैसिफिक, जिसमें वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका आता है, जो साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे क्या होता है, वार्म वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और फायर वाला सिचुएशन देखने को मिलता है इन दी ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। इंडिया में भी सूखा पड़ता है भाई। ओके, सो ये हो गया ना। इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो की बात करें
एंड एसोसिएटेड वेदर पैटर्न की बात करें, एल नीनो का डायग्राम से अगर हम अफेक्ट करें, यहाँ पे हम एल नीनो को अगर यहाँ पे हम शो करेंगे डायग्राम में, ओके, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारे पास साउथ अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो वार्म वाटर्स हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, किधर, वार्म वाटर्स जो हैं ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है टुवर्ड द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है भाई। एंड जिससे क्या होता है, जो ईस्टर्ली विंड्स हैं ये वीक हो जाते हैं, एंड वॉट है ना, जिससे बारिश कम होती है। यहाँ पे मोर रेनफॉल, यहाँ पे इंक्रीज फायर्स, इंडिया के अंदर ड्रॉट वाला सिचुएशन देखने को मिलता है। सो ये हमारे पास एल नीनो ईयर में ऐसा ऐसा होता है भाई। ओके, जो ईस्टर्ली विंड वीक हो जा रहे हैं, सो वार्म वाटर मूव्स टुवर्ड दी साउथ अमेरिका। ईस्टर्ली विंड्स weekends छोड़ो, ये ठीक रहेगा भाई हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे वार्म वाटर है, तो यहाँ पे क्या होती है भाई, डाउन वेलिंग होती है। तो एक बेसिक है भाई हमारे पास, एल नीनो एंड इंडियन, एल नीनो एंड मानसून को बता रहा है ये फिगर। एल नीनो एंड मानसून को बता रहा है ये। उसके बाद हम बात करें अगर जो इम्पैक्ट है एल नीनो का ऑन मानसून, एल नीनो हैज़, एल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून की बात करें तो सबसे पहले तो द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून सीजन कैन बी अफेक्टेड बाय एल नीनो। टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून सीजन कैन बी अफेक्टेड बाय एल नीनो। और क्या कर सकता है एल नीनो भाई, जो विंड पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे जो मानसून विंड स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन इफेक्ट होगा, जिससे बारिश का जो एफिशिएंसी है, कितना बारिश होगा वो भी चेंज हो सकता है। इट अल्टर्स विंड पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग मानसून विंड
स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, एंड जो डेविएशन होगा रेनफॉल पैटर्न में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो हो सकता है बिकॉज ऑफ एल नीनो। ओके, एंड इट ऑल्सो एल नीनो कैन लीड टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकता है कहीं कहीं इस जगह में, है ना। जैसे कि हमारे पास वो पेरू के समय पेरू के रीजन में होता है, इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं होता भाई। देखो ये एल नीनो जो है वो वर्ल्ड की बात हो रही है, ऐसा नहीं इंडिया का इफेक्ट पूछा है, इंडिया कहीं पे जिक्र नहीं है, तो हमको फिलहाल तो एल नीनो की बात करनी है तो पूरा वर्ल्ड के रेफरेंस से बात करेंगे, है ना। एल नीनो कैन लीड टू इंक्रीज्ड frequency and intensity of extreme weather events। ओके, सो ये सब हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट है भाई हमारे पास एल नीनो का। नाउ हम अगर बात करें कि कैसे जो इंडियन ओशन डाइपोल है, इट हैज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एल नीनो। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है भाई आईओडी कैसे, पहले तो डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, उसके बाद कैसे ये काउंटर बैलेंस करता है उसके बारे में बात करेंगे। जो इंडियन ओशन डायपोल है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन इरेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, जिसमें क्या होता है, एक वार्म होता है, एक कोल्ड पोल होता है। तो इसको लिखते हैं भाई, द इंडियन ओशियन डाइपोल और आईओडी बोले शॉर्ट में, इज व्हाट, इज एन इरेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द Indian Ocean with warm and cold poles। Okay, and जो Indian Ocean dipole है can counterbalance the effect of El Nino by influencing what, it can influence the atmospheric circulation pattern, and जो rainfall pattern है उसको ये affect करता है over the Indian Ocean region। कैसे, इसको भी लेते हैं भाई हमारे पास, आईओडी कैन काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ आईओडी, इसकी बात करते हैं। काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ आईओडी, सो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड रेनफॉल पैटर्न को ये इन्फ्लुएंस करता है। पहले तो आईओडी देखो भाई, अगर हम पॉजिटिव फेज अगर कोइंसाइड करता है, पॉजिटिव फेज ज़्यादा बारिश होती है, एल नीनो में कम बारिश होती है, तो दोनों अगर एक दूसरे से वो करते हैं तो ये काउंटर बैलेंस कर देता है यार उसके सूखापन को। सो अगर मैं एक पॉजिटिव फेज अगर आईओडी का बनाऊं, सो इंडियन ओशियन वाला रीजन हो गया, ये अफ्रीका वाला रीजन हो, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, ओके, ये हमारे पास इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, ये हमारे पास अफ्रीका हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलती है भाई। बिकॉज यहाँ पे वार्मर, ये वाला जो रीजन है इट इज़ वार्मर देन नॉर्मल, सो यहाँ पे ज़्यादा हवा ऊपर जाएगा
सो इंक्रीज्ड कन्वेक्शन एंड यहाँ पे ये वाली जो रीजन है वहाँ पे कूलर एरिया है, सो इट इज कूलर देन नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस रेनफॉल होता है। और यहाँ पे बादल ज़्यादा जाएंगे भाई, यहाँ पे बादल ज़्यादा जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। ओके, सो एक तरह से यहाँ पे ये इंडियन ओशन हो गया। सो इंडियन ओशन में ये क्या करता है, एक तरह से बैलेंसिंग। ये जो फिगर है ना, ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल को बता रहा है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में ज़्यादा बारिश होती है भाई। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ओके। सो अगर हम बात करें कि कैसे ये हमारे पास इफेक्ट करता है, कैसे काउंटर बैलेंस करता है, बिकॉज जो इंडियन ओशन डायपोल है, इट हैज़ ये इन्फ्लुएंस करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को एंड रेनफॉल पैटर्न को, है ना, बिकॉज ऐसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे लिखना पॉइंट वाइज ठीक नहीं रहेगा, हम लिखेंगे जो आईओडी है, आईओडीज इन्फ्लुएंस ऑन एटमॉस्फेरिक circulation and rainfall pattern. It offsets what? It offsets El Nino by providing moisture and relieving the dry condition. Provide moisture in the eastern Indian Ocean. ओके, और क्या करता है भाई, जो पॉजिटिव फेज है, इट क्रिएट लो प्रेशर एंड इंक्रीज रेनफॉल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पॉजिटिव आईओडी इवेंट्स, it create low pressure and increased rainfall over the Indian subcontinent। मॉइस्चर एंड रिलीफ की बात करें तो जो पॉजिटिव आईओडी होता है ना, वो टिपिकली ऑफसेट करता है जो ड्राइंग इफेक्ट है एसोसिएटेड विद द एल नीनो एंड ऑफ सेट्स द ड्राइंग इफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ एल नीनो। ऑल्सो जो आईओडी है, इट एनहांस रीजनल रेजिलियंस एंड इट डाइवर्सिफाइज द क्लाइमेट पैटर्न एंड मिटिगेट एल नीनो इम्पैक्ट। आईओडी एनहांस रीजनल रेजिलियंस, डाइवर्सिफाइंग climate patterns and mitigating El Nino impacts। ओके, सो ये हो गया हमारे पास कैसे काउंटर बैलेंस करता है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन एल नीनो एंड जो इंडियन ओशन डाइपोल है,
एंड मानसून इज क्रूशियल ड्यू टू, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है भाई हमारे एग्रीकल्चर पे, वाटर रिसोर्स पे एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हम इंडिकेट कर सकते हैं जो चैलेंजेस हम बाद में फेस करेंगे उसको। सो अंडरस्टैंडिंग द को रिलेशन बिटवीन एल नीनो, द इंडियन ओशियन डाइपोल IOD and monsoon is crucial due to their significant impact on agriculture, water resource and socio-economic conditions। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। ये था ज्योग्राफी से क्वेश्चन। एनलिनो पे से डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, हमको प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ड पे ही मेंस के टेस्ट सीरीज है भाई, अगर मेंस के टेस्ट सीरीज करोगे तो मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स भी आप लिख पाओगे इससे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन तक।